Question number 15 from Gitman's book, chapter number 3. Question number 15 में कहता है Inventory Management Efficient Production Incorporation has annual sales of $5.8 billion and a gross profit margin of 30% and end of quarter inventories are. आपको इस क्वेश्चन में क्वार्टरली इन्वेंट्री गिवन है। आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री एंड यूज इट टू कैलकुलेट द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर को कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है। अगर दो इन्वेंट्रीज गिवन है तो ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से आप मीन कैलकुलेट करते हो एवरेज इन्वेंट्री भी वैसे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 क्वार्टर्स गिवन है, आप ऐसा करोगे कि सब इन्वेंट्रीज को कर दोगे ऐड और चूंकि 4 क्वार्टर्स हैं तो 4 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट आ जाएगी। 3 लाख में आप ऐड कर दोगे 5,70,000 को, 8,90,000 को एंड देन 4,30,000 को। सबको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो अमाउंट होगी 21,90,000। ठीक है, चूंकि आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं, आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री जो बनेगी वो कितनी होगी $5,47,500। इसको आप कहोगे क्वार्टरली एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया है, वो आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है, कहता है यूज इट टू कैलकुलेट द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास ये है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आपके पास सेल्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल्स जो हैं वो किसके इक्वल होती हैं, CGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के। ठीक है, एंड सेल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 100%। CGS जो है वो यहाँ पर परसेंटेज गिवन नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है, वो कितना है 30%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30% है, CGS की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये 30% उस तरफ जाकर 100 में से लेस हो जाएगा तो CGS बन जाता है 70%। ठीक है, सेल्स आपके पास अगर 5.8 मिलियन है, 5.8 मिलियन मतलब 58 लाख का जब आप 70% ले लोगे तो आपके पास CGS की अमाउंट आ जाएगी। CGS आपके पास कैसे आया है, आपने सेल्स का ले लिया है 70%। 5.8 मिलियन का जब आप 70% लोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी CGS की 40,60,000। ठीक है, ये हमारे पास किसकी अमाउंट आई है, CGS की। CGS हो गया ये, इसको आप डिवाइड कर दोगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री के साथ जो कि है 5,47,500, तो आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर जो कि किसके इक्वल होगा 7.42 के। 15 है तो मैं उसको ऐड कर रही हूँ, योर आंसर विल बी 7.42 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का आपका आंसर ऐसे आएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि आल्सो कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। आपको पता है कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है। सिंपल, आपने अपने इन्वेंट्री टर्नओवर को नंबर ऑफ डेज के साथ डिवाइड कर देना होता है। नंबर ऑफ डेज अगर हम खुद ही कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप ये कंसिडर करो कि नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 360। ठीक है, तो हम अगर 360 को इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ डिवाइड करें तो आपके पास डेज आ जाते हैं 48.5 हैं, तो मैं इसको 48 ही कंसिडर करूंगी। इसको आप 49 भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये ऐड अप हो जाता है। तो मेरे पास ऐड अप होने के बाद इन्वेंट्री टर्नओवर का जो आंसर बना है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का जो आंसर बना है वो कितना है 49 डेज। ठीक है, दोनों आंसर आ गया, आपके पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी आ गया और इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर भी आपके पास आ गया है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहता है अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज एन इंडस्ट्री विद एन एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 4.8, हाउ वुड यू इवेल्युएट द एक्टिविटी ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन इन्वेंट्री। अगर इन इंडस्ट्री की एवरेज 4.8 है तो आपने जैसे अभी कैलकुलेट किया, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर आया था, इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा जो है वो आया है 7.42। इंडस्ट्री की एवरेज है 4.8 टाइम्स, मींस कि हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री मैनेज कर रही है। हम इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट डबल टाइम अपनी इन्वेंट्री को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं सेल्स में।
लेकिन आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी चाहिए, जितनी सेल ज़्यादा हो जाती हैं, इन्वेंट्री कम होती है, तो इट कैन बी टर्न इनटू स्टॉक आउट्स। ठीक है, तो सेकंड वाली रिक्वायरमेंट में उसने आपसे यही पूछा है कि हाउ वुड यू एवेल्युएट द एक्टिविटी ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन इन्वेंट्री। तो आप यही कहोगे कि इन्वेंट्री को अपनी इंडस्ट्री से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं, लेकिन हायर इन्वेंट्री टर्नओवर्स कैन बी रिजल्ट इनटू स्टॉक आउट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट है इसमें। कहते हैं स्पीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ऑफ ईयर अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अमाउंट्स ओरिजिनेटिंग इन द मंथ्स इंडिकेटेड बिलो। अब उसकी जो अकाउंट रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन है वो इस टेबल में गिवन है। नेक्स्ट कहता है द कंपनी हैड एनुअल सेल्स ऑफ $3.2 मिलियन। द कंपनी एक्सटेंड 30-day क्रेडिट टर्म्स, मतलब 30 दिनों तक वो अपने डेटर से पेमेंट्स रिसीव कर लेती है। कहता है यूज द ईयर एंड डाटा टू कैलकुलेट द कंपनीज कलेक्शन सिस्टम, कि कलेक्शन की सिस्टम कैसा है। तो आप क्या करोगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करोगे या फिर आप रिसीवेबल्स टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको मंथली डाटा गिवन है, आपने इनका टोटल ले लेना है। ठीक है, आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स की हम टोटल अमाउंट लेते हैं, हम फार्मूला में कहीं पर भी एवरेज नहीं लिखते। अकाउंट रिसीवेबल्स की यही अमाउंट होगी जो कि नीचे गिवन है, वो है 4,42,450। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स पर डे। ठीक है, और एवरेज सेल्स पर डे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स की अमाउंट गिवन है 3.2 मिलियन। तो अगर ईयरली अगर हम देखेंगे एक साल में 360 डेज है, तो हम 32 लाख को यानी कि 3.2 मिलियन को डिवाइड कर देंगे अपने जो है वो डेज़ के साथ, जो कि मैं 360 कह रही हूँ, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो वो आपके पास जो एवरेज सेल्स पर डे आ जाएंगी वो अमाउंट होगी 8,888.888। तो मैं 88 की बजाय यहाँ पर 9 ले लेती हूँ, या फिर जो भी आपके कैलकुलेटर की अमाउंट है वो आप ले लें। एवरेज जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उसकी अमाउंट है 4,42,450 और उसको डिवाइड कर दोगे अपनी एवरेज सेल्स पर डे के साथ, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आएगा 49.77 है। तो इसको मैं जो है वो एक ऐड अप कर सकती हूँ, तो मेरे पास जो आंसर बनता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का वो कितने डेज बनेंगे, ऑलमोस्ट 50 डेज। यानी कि हमारी कंपनी को 50 डेज लग जाते हैं अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने में। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है इफ 75% ऑफ द कंपनी सेल्स अकर बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर वुड दिस इंफॉर्मेशन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ आवर कंक्लूजन इन पार्ट ए एक्सप्लेन। अब सबसे पहले तो हमने वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया, लेकिन हमने कंपनी की कलेक्शन सिस्टम के बारे में अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। तो अगर मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास जो डेज आए थे वो 50 डेज आए थे, यानी कि हमें 50 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारी क्रेडिट टर्म्स कितनी है 30। यानी कि हमारी जो कलेक्शन सिस्टम है वो इतना लीनियंट है कि हम अपने डेटर्स को 30 डेज़ की टर्म देने के बाद भी टाइम पीरियड देते हैं कि वो हमें उनसे पैसा कलेक्ट करने में 50 दिन लग जाते हैं। यानी कि हमारी टर्म्स अच्छी नहीं है, हमें अपने कलेक्शन सिस्टम को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। या तो हम उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करें या फिर हम अपने क्रेडिट टर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसने कहा कि 75% अगर इसी में इन्हीं मंथ में होती हैं आपकी, तो उस केस में होता ऐसा है कि अगर आपकी रिसीवेबल्स इन सेल्स इसी मंथ में होती हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो एक प्रॉपर मेजर नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर देती हूँ।